चलो ध्यान से अब देखो, इटली के एकीकरण को हम लोग देख रहे थे। 14 जुलाई सन 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में गणतंत्र लागू हुआ। गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र एक सरकार का क्या होता है? सरकार का एक रूप होता है। गणतंत्र सरकार का एक रूप होता है। आपसे पूछेगा गणतंत्र किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा गणतंत्र सरकार का एक रूप होता है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला समझा जाता है, किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति या संस्था नहीं माना जाता। सीधा लिखेंगे गणतंत्र सरकार का एक रूप है ना। आपसे पूछे जाएगा जैसे हम लोगों का देश क्या है, गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक दोनों है, क्योंकि आपको प्रस्तावना में पता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यानी लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। तो गणतंत्र कहते किसे हैं? गणतंत्र सरकार का एक रूप होता है जिस देश का माने सरकार का एक रूप है जिसमें देश को क्या समझा जाता है? एक सार्वजनिक मामला समझा जाता है, किसी की निजी संपत्ति या संस्था नहीं है। अब डायरेक्ट अगर ऐसे कहना चाहो तो आपको गणतंत्र का एक और बताए थे, जब देश के प्रमुख का चुनाव हो ना। इसका वीडियो अपलोड कर दिए हैं, देखना चाहो तो देख सकते हो। देश के विषय में, शासन के विषय में बहुत कुछ डिटेल में बता दिए हैं। ठीक, खूब अच्छे से समझ जाओगे आप। देखो, जब फ्रांस की क्रांति हुई 1804 में, नेपोलियन अपने आप को क्या घोषित कर लिया? राजा। लेकिन राजा घोषित करने के बाद उसने कई कार्यों को किया, अगल बगल के क्षेत्र को जीतना चालू किया और जीत करके इस इटली को भी जीत लिया था। इटली देखिए ये है, इटली कहाँ का देश है? यूरोप महाद्वीप का। तो देखिए कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें इटली ये है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसके बगल देखो फ्रांस है, नेपोलियन फ्रांस का था और यहीं का रूसो था जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा था। ये पूछता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? रूसो ने। तो इटली का फ्रांस का नेपोलियन इटली को भी जीता था और जब इटली को जीता था तो इसने यहाँ पे समान रूप से समान नियम कानून बनाया था और सभी को समानता का अधिकार दिया था। इटली में ये सब चीज़ें हो रही थी और इटली शुरुआत में मध्यकाल में यह पूरे यूरोप का क्या हुआ करता था? केंद्र। इटली की राजधानी रोम है। रोम के विषय में एक कथन है कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन वन डे। रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ है। रोम बहुत ही खूबसूरत शहर है और कहा जाता है कि इटली की राजधानी रोम जो है ना, रोम टाइबर नदी के किनारे भी बसा। ये भी याद करके रखना, पूछता है ऐसे याद कर लो कि टाइगर को देखने से रोम रोम खड़ा हो जाता है, तो रोम टाइबर नदी के किनारे। अरे टाइगर यानी चीता को देखोगे तो आपका रोआ खड़ा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब टाइबर नदी के किनारे कौन स्थित है? रोम। तो ये जो रोम था, ये रोम बहुत ही लैटिन भाषा आप लोग सुनते होंगे, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, बायोलॉजी में खूब आपने सुना होगा। तो ये लैटिन भाषा का भी उदय इटली के रोम शहर से ही हुआ था। जब यहाँ पे नेपोलियन 1815 में हार जाएगा, 1815 में हार होगा किसकी? नेपोलियन की, वाटरलू के मैदान में। वाटरलू को युद्ध वाटरलू का मैदान, इसे कहा जाता है अखाड़ा, युद्ध यूरोप का अखाड़ा वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की हार होगी और इटली को स्वतंत्र करना। और नेपोलियन का ही जीजा यानी इसके बहन का पति मूरत है जो इटली को आज़ाद कराना चाहेगा 1814 में, लेकिन आज़ादी के लिए बिगुल बजाएगा इटली के, तब तक नेपोलियन की हार हो जाएगी। और जब नेपोलियन की हार होगी तो इसको 4 देश मिलके मारते हैं, एक ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। ये 4 देश अकेले नेपोलियन को लड़ेंगे और नेपोलियन को हरा देंगे। और जब नेपोलियन की हार होगी तो नेपोलियन के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उस प्रतिबंध को लगाने वाला है ऑस्ट्रिया का राजकुमार ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक का कथन था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ड्यूक मेटरनिक इस पे प्रतिबंध लगाना चालू करेगा। किसके ऊपर? हाँ, फ्रांस के ऊपर। वियना समझौता 1815 में होगा। ये पूछेगा कि वियना समझौता कब हुआ? 1815 में। जब 1815 में वियना समझौता होगा तो इस वियना समझौता में इटली, देखिए इटली के एरिया को बांट लिया जाएगा। उत्तरी इटली का हिस्सा खुद ऑस्ट्रिया रख लेगा। क्यों रख लेगा भैया? क्योंकि जो अध्यक्ष है ड्यूक मेटरनिक है और ड्यूक मेटरनिक खुद ऑस्ट्रिया का है। तो इसने किया क्या, जब फ्रांस हारा तो फ्रांस जिस क्षेत्र को जीता था
यानी नेपोलियन जिस जिस क्षेत्र को जीत लिया था युद्ध करके उन सभी क्षेत्रों को ये छीन लेगा और छीन करके कुछ क्षेत्रों को तो जिसके साथ लड़े हैं उनको दे देगा। जैसे जैसे इटली का एरिया खुद रख लेगा, उत्तरी इटली का, और बचा किसको, रूस के दे देगा पोलैंड का हिस्सा। पोलैंड वाला एरिया जो फ्रांस ने जीता था उसको किसको दे दिया जाएगा, रूस को। एक और देश लड़ा है ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन को कुछ नहीं मिलेगा और ऑस्ट्रिया को दे देगा प्रसा वाला क्षेत्र। प्रसा जो वर्तमान में जर्मनी के नाम से जाना जाता है ना, ठीक। ऑस्ट्रिया की बात नहीं कर रहे हैं हम, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। सुना करो तब बोला करो ना। देखो ये हो गया इटली। अब इटली के बाद अब देखिए, जब इटली को ले लिया किसने, माने ऑस्ट्रिया का राजकुमार। अब इटली की जनता में फिर वही हाल हो गया जो पहले था, क्योंकि जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन भले से शासन कर रहा था इटली में, लेकिन इटली के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती या कोई दबाव नहीं था। इटली के लोग स्वतंत्र थे, किसी को, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समान अधिकार था। लेकिन जब इटली पे फिर से शासन हुआ किसका, अलग अलग राजाओं का, तो फिर से इटली के लोग दबा कुचला महसूस करने लगे। अब इटली के लोगों को धीरे धीरे, जब इटली के लोग पढ़े लिखे तो उनको समझ में आने लगा कि जो लैटिन भाषा है, जो हमारे यूरोप की, एक समय एक इटली था कि पूरे यूरोप की राजधानी इटली का रोम होता था। सोचो कि एक समय इतना बड़ा यूरोप और इसके पूरे यूरोप की राजधानी रोम। यहाँ के लोग जब पढ़े लिखे तो समझ में आया कि हम लोग कितने समृद्ध थे। आज हम लोग भूख से मर रहे हैं, आज हम लोग गरीबी से मर रहे हैं। तो इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई, और ये राष्ट्रवाद की जब भावना प्रबल हुई तो ये लोग चाहने लगे कि इटली क्या हो, स्वतंत्र हो। और इटली टूट गया था 8 टुकड़ों में। ये अब आपको पूछेगा इटली किस नदी के किनारे है, इटली की राजधानी रोम, टाइबर नदी के किनारे। इटली भूमध्य सागर के जस्ट ऊपर है, किस ऊपर, यानी ऊपर को कहेंगे उत्तर में, इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे, तो भूमध्य सागर के उत्तर में स्थित है। कोई भी व्यापार होता है किस मार्ग से होता है, जल वाले मार्ग से। जल वाले मार्ग से व्यापार सस्ता होता है, ठीक। इसीलिए आप लोग देखते होंगे हम लोगों का महाराष्ट्र जो है, ये देखो, ये समुद्र के किनारे, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब इतने राज्य जो हैं कहाँ से सटे हैं, कोलकाता। तो ये सब बंदरगाह वाले हैं और इसीलिए इन शहरों पे आदमी जाता है कमाने। हमारे यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, इसलिए हम लोग गरीब थोड़े से हैं, यूपी बिहार वाले, ठीक। अब देखो यहाँ फिर क्या हुआ कि इटली, जब ये इस पे राजाओं का अधिकार हुआ तो इटली 8 टुकड़ों में बट गया। कितने टुकड़ों में, 8 टुकड़ों में। इटली का कुछ दृश्य इस तरीके से है। ये मान लो थोड़ा सा आगे पीछे है, बना लेना भैया, बहुत अच्छे से मैप नहीं बन पाएगा आप। ये सोचो, ये है इटली, इटली का ये एरिया है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखो, इटली अजीब ढंग से बना है, ये ऐसे करके, ठीक। यहाँ पर जो ये एरिया है इसे कहते हैं पिडमाउंट, पिडमाउंट, पिडमाउंट। ये नीचे पे है सरडीनिया, देख सरडीनिया, मैप में देखना सरडीनिया। यहाँ नीचे एक सिसिली है, सिसिली, ठीक, सिसिली। और इधर पे है दोनों सिसिली, दोनों सिसिली, इन्हीं दोनों को जोड़ा गया है। इस सिसिली और इस सिसिली को लिखा गया है दोनों सिसिली, सिसिली, ठीक। ऊपर है ये मोडेना होगा, परमा, परमा, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी ठीक से लिखना है, लोम्बार्डी है, लोम्बार्डी। यहाँ पे वेनेसिया होगा, वेनेसिया, वेनेसिया। मॉडर्ना, ये मॉडर्ना है, मॉडर्ना। टस्कनी, ये टस्कनी है। और नीचे है पेपल स्टेट, कौन सा, पेपल, पेपल स्टेट। थोड़ा सा पेपल स्टेट को लिखो, पेपल स्टेट, पेपल स्टेट, ठीक। अब ध्यान से समझना, ये जो इटली है ना, ये पिडमाउंट और ये जो एरिया है
पिडमाउंट और सर्डिनिया कल बताए थे। ये पिडमाउंट और सर्डिनिया जो है इस पे इटली के राजघराने का अधिकार था, जिसको हम कहते थे सेवाय वंश। इस वाले पिडमाउंट और सर्डिनिया इसको एक मानते हैं। एक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, एक 7 और ये दोनों मिला के 8। तो इटली कितने टुकड़ों में बट गया था? 8। पहले ये इटली संयुक्त था, लेकिन जब नेपोलियन हटा, नेपोलियन की हार हुई, तो नेपोलियन की हार के बाद इटली क्या हुआ? इटली कई टुकड़ों में बट गया। और कितने टुकड़ों में? 8। कई जगह 13 टुकड़े भी लिखता है। आपके हाई स्कूल में 7 टुकड़े लिखा है, लेकिन वास्तव में देखो हम बना दिए सब का सब। ये दोनों को एक गिनोगे तो 1, ये दोनों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इटली कुल 8 टुकड़ों में बटा। इस इटली को 3 भाग में बांटते हैं, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली। उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली। जब हट गया नेपोलियन का शासन इस पे से, तो इसको बांट लिया गया ऑस्ट्रिया के राजकुमार के द्वारा। और जब बांटा गया तो ये वाला और ये वाला तो किसके पास रहा? वहाँ के सेवाय वंश के पास ना। सेवाय वंश जो कि इटली का राजघराना था। तो यहाँ लिख लेना, पिडमाउंट और सर्डिनिया सेवाय वंश के अधिकार में रहा। लोम्बार्डी, वेनेसिया, परमा, मोडर्ना, टस्कनी ये इतने एरिया उत्तरी इटली, जिसको खुद ऑस्ट्रिया ने अपने अधिकार में रख लिया था, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस युद्ध में भाग लिया था और उसका राजकुमार ड्यूक मेटरनिक खुद ही क्या था? अध्यक्ष था। तो इस एरिया को वह खुद रख लिया, इस पे वह अधिकार किया था। और यहाँ पर पेपल स्टेट पे पोप का शासन था। पोप माने जानते हो पादरी का। इस पेपल स्टेट पे, इसी पेपल स्टेट की राजधानी है रोम। इसी पेपल स्टेट की राजधानी क्या है? तो इस पेपल स्टेट पर किसका अधिकार है? पोप का। अब पोप का अधिकार है और नीचे दोनों सिसिलियों पर किसका अधिकार? स्पेन का। स्पेन के बूर्बो वंश का। स्पेन के किस वंश का? अब देखिए, अब इटली के एक, ये तो समझ में आ गया, सब बता दिए। लिखना हो तो आप लिख सकते हो। लोम्बार्डी, परमा, वेनेसिया, मोडर्ना, टस्कनी, इन सब पे किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का। पिडमाउंट और सर्डिनिया पे राजघराना, इटली के राजघराना सेवाय वंश का था। पेपल स्टेट पर पोप का शासन था। और सिसिली और दोनों सिसिलियों पर स्पेन का। किसका? स्पेन का। और इसी को कहते हैं दक्षिणी इटली। दोनों सिसिली किसके अंतर्गत आती हैं? दक्षिणी इटली। ठीक, दक्षिणी इटली, इस पर अधिकार था स्पेन का, स्पेन के बूर्बो वंश का। अब स्पेन और फ्रांस दोनों सटे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे मैप में, तो फ्रांस और स्पेन की कंडीशन कुल एकदम बिल्कुल सेम है, ऐसा लगेगा दोनों। और स्पेन का ही निवासी था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो किसके? अमेरिका के तटवर्ती इलाके को खोज 1492 में। ये देखो स्पेन है, ये फ्रांस है, और बगल में पुर्तगाल है। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा 1498 में भारत आने के रास्ते की खोज किया था। ठीक, ये भी बता दिए थे। तो इस तरीके से ये कंडीशन था। अब इसमें देखिए, जो यहाँ अब इटली के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। पहली बात तो जब हारा कौन? नेपोलियन। जब नेपोलियन हारा, नेपोलियन 1815 में हारेगा। 1814 में उसके जीजा, जिसका नाम मूरत है, यानी उसके पति के बहन उसके बहन के पति मूरत नाम है जिसका, वो चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन बेचारे की हत्या कर दी जाएगी और बाद में वो हार जाएगा। कौन? फ्रांस, नेपोलियन। और नेपोलियन हारा तो यहाँ पे इसको बांट दिया जाएगा। और ये कहा करता था कि उसका पहला तो इटली का बाधा ये था कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी पोप। इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी पोप, क्योंकि पोप के लोगों को एक विशेषाधिकार प्राप्त था। पोप के लोग, पोप माने पादरी लोगों को कोई गलत काम कर दिए तो उनको उतना दंड नहीं दिया जाता था जितना एक गरीब व्यक्ति को। आज भी तो हमारे यहाँ चल रहा है। देखो गरीबों के साथ शोषण हो रहा है कि नहीं? अमीर ही लोग, जितना भी ये दुनिया भर का सिस्टम मिल रहा है, बताओ कौन गरीब जानता है कि ये आया है हमको चाहिए? जैसे कोई सरकार की कमी नहीं है, सरकार जो नियम कानून ला रही है गरीबों के लिए ला रही है, अमीर लोग गरीब बन के उसको ले रहे हैं। अब बताओ इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में शादी उदी हुई तो सरकार के द्वारा कुछ मिला 10-20-50 हज़ार का? कुछ नहीं। सरकार गरीबों को देती है पैसा, लेकिन बहुत उसको अमीर लोग मजा ले रहे हैं, शादी करा दे रहे हैं बाहर, अपना मिल रहा है। तो ये सब सिस्टम का फायदा अमीर ही ले रहे हैं। तो ऐसे यहाँ भी था।
यहाँ के लोग जो थे ये सब के सब एक होना चाहते थे, लेकिन ये पोप जो था ये सबसे बड़ी बाधा थी। पोप के लोग नहीं चाहते थे कि इटली एक हो, और इटली क्या कि अगर एकीकरण हुआ तो यहाँ गणतंत्र लागू हो जाएगा, और गणतंत्र में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक। अगर 5 साल आप अच्छा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो 5 साल के बाद फिर आप जीवन में नहीं दिखेंगे, ठीक। अब वैसे राजतंत्र में तो ऐसा नहीं है, राजा का लड़का ही राजा होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पोप का जो शासन था ये नहीं चाहता था, पहली बड़ी बाधा। दूसरी, आपस में ये देखो, आपस में इस राजघरान माने यहाँ के लोगों में ही आपस में क्या था, मतभेद था। खुद ड्यूक मेटरनिक कहा करता था कि यहाँ के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, अगल बगल का देश, इस बगल वाला देश इसको नहीं देखना चाहता, अगल बगल के देश ही आपस में क्या है, लड़ रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत है। इस चीज़ को सुन करके यहाँ के राजनेता जिउसेप्पे मेज़्ज़नी को बहुत ही दर्द और दुख होता था। खुद कहा करता था कि इटली के लोग खुद लड़ भी रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसमें क्या हम कर सकते हैं। तीसरी बाधा थी, इटली के लोग बहुत अशिक्षित थे ना। चौथी बाधा, इटली के लोग गरीब थे। गरीब आदमी क्रांति करेगा कि अपना रोजी रोटी इकट्ठा करेगा, ये सब बाधाएं थी। दूसरा, इटली के एकीकरण की क्या क्या अच्छाई थी। तो इटली के लोग एकीकरण क्यों होना चाहते थे, क्योंकि इटली के एकीकरण में सभी को स्वतंत्रता मिल जाता। इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा माना जाता है जिउसेप्पे उसको, नेपोलियन को। कहा वास्तविक संस्थापक इटली का वही है, इटली के एकीकरण का वास्तविक संस्थापक नेपोलियन है, क्योंकि नेपोलियन जब इसके ऊपर अधिकार किया था ना, तो यहाँ के सभी नागरिकों को एक समान कानून लग रहा था, जो अमीर हो गरीब हो, अगर वही यहाँ अभी देखो, अभी अगर कोई काम, जैसे मान लो इटली जब एक फ्रांस का शासन नहीं था, तो उस समय अगर कोई अमीर आदमी या पोप का आदमी कोई भी चोरी किया या कुछ किया तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन वही अगर कोई गरीब जनता कर दी तो उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। तो दोनों में भेदभाव था, लेकिन जब नेपोलियन आया तो नियम कानून सेम कर दिया। कहा अगर पोप का भी आदमी कोई गलत काम करेगा तो जितना गरीब को दंड मिल रहा है वही दंड उसको मिलेगा। तो यहाँ के लोगों में अब ये पता चल गया कि स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, अगर स्वतंत्र हो गए तो सभी को समानता मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को देख करके यहाँ के लोग अब सोचने लगे कि हम लोग भी क्या हों, एक हों, हमारे यहाँ भी एकीकरण हो जाए और हमारा भी एक देश के नाम से जाना जाए, क्योंकि इटली का अस्तित्व तो समाप्त हो गया था। अब इटली के लोग जब पढ़ना चालू किए तो इनको लगा कि एक समय हमारा देश इतना समृद्ध था कि हमारा राजधानी पूरे यूरोप की राजधानी हुआ करती थी, हमारे यहाँ की भाषा पूरी यूरोप की भाषा हुआ करती थी। छोड़िए, यहाँ तक ही छोड़िए, कई विज्ञान में आप सुनते होंगे कि लैटिन भाषा। तो इटली के लोग जागरूक हुए, इनमें राष्ट्रवाद की भावना आई, और इस राष्ट्रवाद की भावना को देख करके कई क्रांतिकारी इटली के इस एकीकरण में भाग लिए। इटली के एकीकरण में भाग लेने वाला सबसे पहला क्रांतिकारी है जिउसेप्पे मेज़्ज़नी। कौन? जिउसेप्पे मेज़्ज़नी। जिउसेप्पे मेज़्ज़नी, ठीक। ये जिउसेप्पे मेज़्ज़नी जो है ये इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके पहले भी आपको बता दिए, इटली के एकीकरण में भाग लेने के लिए आएगा मूर्त, लेकिन बेचारे की मार दिया जाएगा। मूर्त कौन था? नेपोलियन का जीजा, ठीक, नेपोलियन का जीजा, लेकिन वो सफल नहीं होगा। जिउसेप्पे मेज़्ज़नी का जन्म 1807 में, हाँ, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा। 1807 में जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और डाक का जो घर, डाक वाला नहीं है ना, अंतर्राष्ट्रीय डाकघर का मुख्यालय जेनेवा में, बर्न, स्विट्जरलैंड के बर्न में, ठीक। तो जेनेवा में इसका जन्म हुआ ना 1800। इसे इटली का सोल कहा जाता है, इटली की आत्मा, सोल ऑफ इटली। इसे क्या कहते हैं? सोल ऑफ इटली, इटली की आत्मा, इटली ना। यह गणतंत्र समर्थक था, गणतंत्र समर्थक। इसका एक कथन था, यह कहा करता था राष्ट्र देश की एक प्राकृतिक इकाई है, यानी पूरा एक राष्ट्र होना चाहिए और वह एक देश का प्राकृतिक इकाई है, देश खंडों में नहीं होना चाहिए। अभी सोचो भारत ही है,
अगर भारत को एक एक राज्य अपना अपना अलग अलग राजा बन जाएं तो कितनी दिक्कत की बात है। इसीलिए तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो दूर होता है ना। अब दूर है तो उस पर उतना अच्छे से आदमी निगाह नहीं लगा पाएगा। देखो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कुछ कारण है, ध्यान से सुनो क्या कारण है। केंद्र शासित प्रदेश या तो दूरी के आधार पर बनाया जाएगा, जैसे अंडमान निकोबार किस वजह से बनाया गया है, दूरी की वजह से। दूरी ज़्यादा है, अब अगर दूर ज़्यादा है तो उसका पूरा शासन प्रशासन अगर केंद्र के अधीन नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसे कोई हलचल हो तो डायरेक्ट केंद्र उस पर अधिकार कर ले। अब दिल्ली को क्यों बनाया गया, दिल्ली राजधानी है और राजधानी के लिए सब लोग मार कर सकते थे, इसीलिए क्या हुआ कि दिल्ली को कहा गया दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर तब यूपी भी कहता कि हमारा यूपी का राजधानी लखनऊ भी पूरे देश की राजधानी हो, फिर और दूसरे देश, इसीलिए कहा गया कि जहां विवाद हो उसको ही बना दो केंद्र शासित प्रदेश, उसको केंद्र के अधीन कर दो। वहां एक मुख्यमंत्री चुनेंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, वहां गवर्नर नहीं नियुक्त होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ठीक, हाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जैसे वो हो गया, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, पांडिचेरी, 4 जिले हैं ना। हाँ चंडीगढ़ में विवाद था, 2 देशों की राजधानी है, 2 राज्यों की ना। पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है, तो दोनों मार कर रहे थे कि हमारा वो है वो का हमारा है, तो बना दिए चलो दोनों मत मार करो, ये क्या है, चंडीगढ़ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, ये सब क्यों बनाए गए हैं। एक तो लक्षद्वीप थोड़ा दूरी पे है, अंडमान निकोबार दूरी की वजह से, और ये चंडीगढ़ किस वजह से, विवाद के आधार पे, दिल्ली विवाद के आधार पे, ठीक, लद्दाख ये भी विवाद चल रहा था ना, ठीक। तो ये इस तरीके से जम्मू कश्मीर भी विवादित है, तो इस वजह से बनाया गया। तो यहाँ इसका कथन था कि राष्ट्र देश की एक प्राकृतिक इकाई होती है। राष्ट्र देश की क्या है, एक प्राकृतिक इकाई, राष्ट्र देश की एक प्राकृतिक इकाई है। हाँ राष्ट्र मानव या देश की, भैया मानव की एक प्राकृतिक इकाई है या देश की, मानव की एक प्राकृतिक इकाई है, प्राकृतिक इकाई है, ठीक। राष्ट्र मानव की एक प्राकृतिक इकाई है। यहाँ तक अब देखो ज्यूसेप्पे मैत्सनी हमेशा इसको चिढ़ता था, किससे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक मेटरनिख, ये हमेशा चिढ़ा रहता था ड्यूक मेटरनिख। आपसे पूछेगा इटली की आत्मा किसे कहते हैं, ज्यूसेप्पे मैत्सनी। इसका जन्म कहाँ हुआ, 1807 में स्विट्जरलैंड। अब देखिए एक बार लिगोरिया प्रांत है, इस लिगोरिया प्रांत में विद्रोह हो रहा था और यह क्रांतिकारी मूड का पहले ही था, क्योंकि यह गणतंत्र समर्थक था। किसका, गणतंत्र, आपको बता ही दिए, गणतंत्र की सरकार का एक रूप होता है जिसमें देश को या राष्ट्र को एक क्या माना जाता है, राष्ट्र को एक सामाजिक मामला माना जाता है, किसी की निजी संपत्ति या संस्था नहीं मान। जैसे अब देखिए मोदी जी अभी चुनाव हुआ है तो मोदी जी अपना संपत्ति, अपने देश को संपत्ति या ये नहीं मान सकते, अपना सार्वजनिक संपत्ति है नहीं, ये पूरे देश का एक सार्वजनिक मामला है। तो इसी तरीके से ये जब लिगोरिया प्रांत में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, तो उस लिगोरिया प्रांत में ये शामिल हो गया और उसी लिगोरिया प्रांत में एक क्रांति वो चलता था, संस्था, गुप्त संस्था। उस गुप्त संस्था का नाम था कार्बोनेरी। क्या नाम था, कार्बोनेरी। तो देखो, तो पहले आप लिखेंगे 1830 में ये हो रहा था, कहाँ विद्रोह, लिगोरिया प्रांत में, लिगोरिया में, लिगोरिया। और उस समय यह जो था 1830 में, देखो 7 से 30 तक 24 से 30 यानी 24 वर्ष के करीब था। ये 24 वर्ष का हो चुका था कौन, ज्यूसेप्पे मैत्सनी। और इस 24 वर्ष में लिगोरिया प्रांत में जो क्रांति हो रही थी उस क्रांति में कूद पड़ा, हिस्सा ले लिया। अरे हो गया, सही है 24 ना। लिगोरिया प्रांत में जब ये हिस्सा लिया तो उस समय आप लोग जैसे सोच रहे हो ना 24 से जोड़ोगे तो हो जाएगा 24, जोड़ के देखना घर पे, 1 से 2 जोड़ोगे तब समझ में आएगा। लिगोरिया प्रांत में जब, हाँ
जब ये लिगोरिया प्रांत में क्रांति हो रही थी तो उस क्रांति में, क्योंकि ये क्रांतिकारी मूड का था ही, तो इस क्रांतिकारी मूड का होने की वजह से एक लिगोरिया प्रांत में हो रहे क्रांति में कूद पड़ा और हिस्सा ले लिया। और जब ये हिस्सा लिया तो इसी देखिए लिगोरिया प्रांत में जो क्रांति हो रही थी ना, एक संस्था थी जिसका नाम था कार्बोनेरी। और ये कार्बोनेरी एक गुप्त संस्था है। कैसी संस्था? गुप्त संस्था है, गुप्त संस्था। इसकी स्थापना भी याद कर लो 1810 में। कार्बोनेरी की स्थापना 1810 में, ठीक, नेपल्स में हुआ था, नेपल्स। और ये नेपल्स कौन है जानते हो? जो मूरत अभी बोल रहे थे, हाँ, मूरत किसके जीजा थे? नेपोलियन के। वही नेपल्स उसी का स्टेट है, वहीं का ये था, ठीक। 1810 में स्थापना हुई थी कार्बोनेरी, एक गुप्त संस्था थी। उस संस्था में जाके भाग ले लिया, लिगोरिया प्रांत में क्रांति हो रही थी, उस क्रांति में जाके भाग ले लिया कौन? ज्यूसेपे मेत्सनी। और इस वजह से इसको जेल भेज दिया गया 1830 में ना, 1830। ये फिर यहाँ से जेल से फरार हुआ और जेल से फरार होके कहीं दूसरी जगह गया। और जब ये गया तो ये घूमने लगा ना। अब जगह जगह इसको जब जेल मिली तो जेल जाने से पहले या गया होगा किसी तरीके से, जेल से फरार हो गया। और जब फरार होके वहाँ से भागा तो ये जा करके यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो संस्था की स्थापना किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछेगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? ज्यूसेपे मेत्सनी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ज्यूसेपे मेत्सनी। एक 1831 में करेगा और एक 1833 में। 1831 में यंग इटली की स्थापना, यंग इटली। और एक दूसरा 1833 में, ये मार्सेई में करेगा। मार्सेई जो कि फ्रांस में है, मार्सेई। ये मार्सेई कहाँ है? फ्रांस में। और यंग ये बर्न में करेगा। अब बर्न कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। 1833 में यंग यूरोप की स्थापना। और इन दोनों में इसने कितने सैनिकों को इकट्ठा किया जानते हो? 60,000 क्रांतिकारियों को इकट्ठा कर लिया। सोच लो, इतने लोगों को ये इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये जहाँ भाषण स्पीच देता था इसका इतना प्रभावशाली स्पीच होता था कि यह बहुत ही फेमस तरीके से उभर आता था। इसके लोग साथ आने लगे, सब लोग चाहने लगे कि इटली का क्या होना चाहिए? एकीकरण। प्रश्न आपसे पूछेगा 60,000। यंग इटली की स्थापना किसने की? ज्यूसेपे मेत्सनी। ज्यूसेपे मेत्सनी का जन्म कहाँ हुआ है? जेनेवा में। कहाँ हुआ है? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? ज्यूसेपे मेत्सनी। इसने किस संस्था में भाग लिया था? कार्बोनेरी। कार्बोनेरी एक कैसी संस्था थी? गुप्त संस्था। कार्बोनेरी संस्था की स्थापना 1810 में। कब हुआ था? 1810 में। 1810 में। अब ये किस क्रांति में भाग लिया था जिस वजह से इसको जेल हुआ? लिगोरिया प्रांत में क्रांति चल रही थी 1830 में, और 24 वर्ष की अवस्था में जा करके उसी क्रांति में भाग ले लेगा, जिस वजह से इसको जेल मिल जाएगी, जेल की सज़ा। और यह जेल की सज़ा से किसी तरीके से फरार हो जाएगा और फ्रांस में जा करके मार्सेई में यंग इटली की स्थापना करेगा, और जा करके फिर बर्न यानी स्विट्जरलैंड में यंग यूरोप की स्थापना करेगा। और दोनों में कम से कम इसने 60,000 सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। ये कहा करता था, अगर देश को अच्छे ढंग से चलाना है तो देश का शासन युवाओं के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही क्रांतिकारी विचारों का था, ठीक। इसे इटली का क्या कहा जाता था? आत्मा। सोल यानी आत्मा। बोलो अगर कहीं दिक्कत हो तो बताओ। इटली कितने खंडों में बटा था? 8। इटली कितने खंडों में? 8। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताते जाओ आप। इटली 8 खंडों में। इटली भूमध्य सागर के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। इटली भूमध्य सागर के। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी। नेक्स्ट, टाइबर नदी के किनारे, ठीक। अब पोप यानी इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा पोप। क्यों? पेपल स्टेट में रहने वाले पोप, क्योंकि पादरी लोग जो थे ये नहीं चाहते थे कि हमारा विशेषाधिकार समाप्त हो, और यह
क्योंकि यह राजधानी भी थी और पोप को पूरे यूरोप के लोग मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि पोप से ही एक समय था जब यहाँ का धर्म, कैथोलिक धर्म यहीं से उदय हुआ था और पोप के लोग कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। तो इसीलिए ये धार्मिक मामला जहाँ आया वहाँ हर आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है। धर्म वाली बात में आप कुछ नहीं कह सकते। अगर राम राम कोई कर रहा है तो आप भी राम करिए, और नहीं तो फिर पीटे जाओगे बढ़िया से। समझ गए? हाँ, ये है। तो यहाँ भी धर्म वाला मामला आ गया। पोप के लोग जो भी थे, ये धार्मिक मामला था, इसीलिए अगल बगल के देश फ्रांस सब साथ आ जाते थे इसके, जिस वजह से इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा पोप था, यानी पेपल स्टेट। और सबसे अंत में यही जुड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पोप को रक्षा देने के लिए फ्रांस की सेना यहाँ बैठी है, और फ्रांस की सेना तब हटेगी जब 1854 में क्रीमिया युद्ध होगा। और क्रीमिया युद्ध में 1854 में क्रीमिया युद्ध होगा, और वहीं पर क्रीमिया युद्ध में ही नाइटिंगेल, जो कि लालटेन लेके चलती हैं, जिसे आप सिस्टर अब कहते हो, सिस्टर शब्द वहीं से आता है। सेवन सिस्टर नहीं, सिस्टर। हाँ, जो सिस्टर शब्द है बोलने के लिए, डॉक्टर महिलाओं को सिस्टर नहीं कहते हो, वहीं से। हाँ, अब वहीं से सिस्टर शब्द आया है। कल हम लोग देखेंगे कि इसके एकीकरण में और दो लोग क्या भूमिका है। अब ये इसका भूमिका समझ में आ गया ना। कल हम लोग दो लोगों का और भूमिका देख लेंगे, इसका एकीकरण कंप्लीट कर लेंगे।